की तस्वीरें जरा सामने आई हैं प्रधानमंत्री आवास से। आपको मैंने पहले ही बताया था, प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री जो हैं इस वक्त हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग कर रहे हैं और इस बैठक में रक्षा मंत्री एनएसए को आप देख रहे हैं, तीनों सेना के प्रमुख जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं, सीडीएस यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देख रहे हैं आप, सीडीएस भी नजर आ रहे हैं इसमें और जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी नजर आ रहे हैं। एनएसए को आप देख रहे हैं, अजीत डोभाल जी यहां पर बैठे हुए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब यहां पर बैठे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त ये बैठक और ये मंथन, और अब जिस तरीके से ये नाम सामने आ रहे हैं वो कौन कौन से आतंकवादी हैं जो ढेर हुए हैं, यकीनन ये भारत के लिए एक खुशी का मौका है, ये भारत के लिए जश्न के पल हैं और ये भारत के लिए सुकून की घड़ियां भी हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान के दुश्मन हैं जिनका सफाया भारत के इस मजबूत नेतृत्व ने किया है। राजनीतिक नेतृत्व जिस सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है, और वहीं सैन्य नेतृत्व आप देख रहे हैं किस तरीके से ये सेना के प्रमुख के साथ सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी यहां पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल को आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विस्तार से मार्गदर्शन करते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक सेना उतनी ही मजबूत होती है जितनी उस देश का राजनीतिक नेतृत्व मजबूत होता है, और ऐसे में राजनीतिक मजबूती, देश की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, जिसकी वजह से सैन्य मजबूती जो है वो कई गुना बढ़ जाती है, और उसी की तस्दीक करती ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। वो कहते हैं ना कि एक तस्वीर जो है वो 1000 शब्दों से कई गुना ज्यादा कई बार बात कर जाती है, और वही बात इस वक्त ये तस्वीर कर रही है जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अंकित गुप्ता। बिल्कुल रोमाना, और लेकिन ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं इसमें एक दो चीजें जो ध्यान आकर्षित कर रही हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चिंता भी है, लेकिन उसके साथ में एक वो दृढ़ता भी है। और इस अगर आप वीडियो को जो हम दिखा रहे हैं इसमें देखेंगे तो प्रधानमंत्री जो साफ तौर पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री को जो है जानकारी दी जा रही है, क्योंकि इससे पहले जो कुछ वीडियोज आए हैं जिसमें हमने देखा है कि जब बैठक हो रही है तो जो फिर या तो एनएसए की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से, या सेना प्रमुख या सीडीएस की तरफ से जानकारी दी जा रही है प्रधानमंत्री को। लेकिन इस वीडियो में प्रधानमंत्री जो है अपनी जो बात तमाम जो है जो लोग वहां पर बैठक में मौजूद हैं उनके सामने रख रहे हैं। और एक चीज और है, प्रधानमंत्री ये जो वीडियो सामने आया है इसमें प्रधानमंत्री के सामने कुछ दस्तावेज रखे हुए हैं जो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि जब जो है यहाँ पर जो तीनों सेना प्रमुख पहुंचे हैं, सीडीएस पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री पहुंचे हैं, तो प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। रोमाना, अभी हमने जो 5 नाम बताए हैं, ये 5 नाम जो है मुमकिन है कि प्रधानमंत्री के सामने जो लिस्ट हो इसमें कई और नाम हो, लेकिन शुरुआती तौर पर यह जानकारी आई है कि ये 5 बड़े नाम हैं जो मीडिया में अभी हमारे पास में आई है। लेकिन प्रधानमंत्री के पास में विस्तार से जानकारी दी गई है पाकिस्तान के रुख को लेकर के, पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर के, कैसे पाकिस्तान ने जो मिसाइल्स है वो दिल्ली की तरफ दागी हैं, पाकिस्तान जो सिविलियन एरिया में जो हरकतें कर रहा है, लगातार वहां पर हमले कर रहा है, ये तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री को दी गई हैं। लेकिन रोमाना, निश्चित तौर पर फिर मैं दोहराना चाहूंगा, ये जो वीडियो है इस पे अगर हम जो गौर से देखते हैं तो प्रधानमंत्री किस जो है संवेदनशीलता के साथ में, लेकिन एक दृढ़ संकल्प के साथ में अपनी बात रख रहे हैं। वो ये साफ संदेश है कि आने वाले जो घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे नहीं गुजरने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें की हैं, पाकिस्तान ने जो मिसाइलें दागी हैं दिल्ली को टारगेट करके, पाकिस्तान ने जो मिसाइलें दागी हैं श्रीनगर, जम्मू को टारगेट करके, या राजस्थान या गुजरात के अलग अलग इलाकों को टारगेट करके, अब उनका जवाब दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज है वो दृढ़ शक्ति को दिखा रही है, सरकार की उस दृढ़ शक्ति को दिखा रही है जिसमें यह कहा गया था कि हम सेना के साथ में, सेना के अधिकारी तय करेंगे कि हमको पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है, कब देना है और कहां देना है। और आज जब ये सेना के तमाम बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री आवास पर, जहां पर एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं, जहां पर सीडीएस मौजूद है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का जो जितना जो वीडियो देख करके जो है अगर हम जो है एनालाइज करने की कोशिश करें तो प्रधानमंत्री साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि देश की संप्रभुता पर अगर कहीं पर आंच आती है, देश के नागरिकों की जो है जीवन पर अगर कहीं आंच आती है, देश के जो सुरक्षा जो हमारे जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं या मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हैं, अगर वहां कोई आंच आती है तो आप जवाब दीजिए, सरकार आपके साथ है। और प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज या प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें सामने आई हैं कमोवेश उसी ओर इशारा कर रही हैं। बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि भारत का संकल्प दृढ़ है। बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बता रही है कि देश की जो राजनीतिक नेतृत्व जिनके हाथों में है वो पूरी तरीके से मजबूत हैं, इन कमांड है, सिचुएशन इन कंट्रोल है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही नेतृत्व करते हुए तीनों सेनाओं के प्रमुख, रक्षा मंत्री,
सीडीएस, एनएसए सब यहां पर मौजूद। और यकीनन अभी तक जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का नेतृत्व किया है, इस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही संदेश देते हुए कि आपको जो सही लगे उसी हिसाब में आप जवाब दीजिएगा। देश की संप्रभुता से ज्यादा, देश की आन बान शान से ज्यादा और कुछ नहीं। देश है तो हम हैं, और यही वो संदेश है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आगे रखते हैं देशवासियों के। नेशन फर्स्ट, यही तो मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों को दिया गया था, और अब तो देशवासी इस मंत्र को अच्छी तरीके से आत्मसात कर चुके हैं। और यही वो मंत्र है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज भी यहां इस बैठक में रखा जा रहा होगा। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, और आगे अब किस तरीके से कदम बढ़ाने हैं, और वो खास तौर से कौन से पहलू हैं जिसको ध्यान में रखकर सेना आगे अपनी रणनीति बनाए? एक तरीके से वही मार्गदर्शन जो इस बैठक के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे होंगे। नीरज, बिल्कुल, देखिए रोमाना, जो सेनाएं हैं, जो सेना प्रमुख हैं, कमांडर्स हैं, मिलिट्री कमांडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि किस तरह की रणनीति बनानी है। लेकिन उस रणनीति को कैसे आपको अमली जामा पहनाना है, क्या वाकई में आप पहना सकते हैं, उसकी परमिशन जो है भारत में जो मिलिट्री लीडरशिप है उसको पॉलिटिकल लीडरशिप से लेनी होती है। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे ली जाती है। अभी तक के जो ऑपरेशन चल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, बिल्कुल अपने सही लक्ष्य की तरफ जा रहा है, जो कि भारत चाहता था कि किस तरह से आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो पाकिस्तान है, जो एपिसेंटर है आतंकवाद का, ग्लोबल टेररिज्म का, आतंकवाद का गढ़ जो है, उसको कैसे तबाह किया जाए, ताकि भारत जो लगातार पिछले कई दशकों से आतंकवाद की मार झेल रहा है, प्रॉक्सी वॉर झेल रहा है, उसको खत्म किया जाए। उसी खात्मे के लिए ही जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ने अपनी रणनीति बना रखी है। शुरुआत जो की है वो थल सेना और वायुसेना ने की है। तो ऐसे में गो अहेड जो है मिल चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से। और अब आगे की रणनीति, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि आधा दर्जन से ज़्यादा एयर बेस जो है पाकिस्तान के, उनको तबाह किया गया है। जो आपने अभी बताया था, एक और हम 5 पहले ही बता रहे थे, छठा आपने बताया जकूकाबाद, ये सिंध प्रांत में एयर बेस है, शहबाज के नाम से जाना जाता है, शहबाज एयर बेस के नाम से सिंध प्रांत में। ये भी जो है एक मेजर ऑपरेशनल बेस है पाकिस्तान का, जहां पर फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं। इसको भी यहां पर भी कार्रवाई जो है भारतीय सेना की तरफ से की गई है, यानी वायुसेना की तरफ से की गई है। और अब आगे की रणनीति के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रही है हमारी मिलिट्री लीडरशिप। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ये तस्वीरें जो उस बैठक से आ रही हैं। हाई लेवल बैठक आप इसको कह सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर चल रही है। और देखिए, आज ही ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि वो बड़े आतंकवादी जो मारे गए, वैसे तो 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर हुए 6 और 7 मई की रात को। जिस तरीके से आतंकवाद के अड्डों का भारत ने खात्मा किया, पाकिस्तान की जमीन पर जो फल फूल रहे थे, और उसमें कौन से वो बड़े आतंकवादी जो ढेर हुए, उनके नाम भी अब सामने आ गए हैं। और इस बीच ये हाई लेवल मीटिंग जो प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। आज देखिए, जो भारत सरकार की तरफ से देश के साथ जानकारी साझा की गई, वो विदेश और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान तो बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान का मंसूबा तो यही है कि किसी तरीके से ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसको और बढ़ाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से वो उकसावे वाली कार्रवाई, पाकिस्तान की तरफ से वो तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई, एस्केलेशन भी और प्रोवोकेशन भी, दोनों पाकिस्तान ने जारी रखी हुई है। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया कि अग्रिम जो मोर्चे हैं बॉर्डर इलाके में, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से तैनाती बढ़ाई जा रही है। मतलब एक और ऐसा मोर्चा जिसके जरिए पाकिस्तान भारत को यह संदेश देना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है कि हम तो तनाव बढ़ा रहे हैं, हम तो युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन भारत जो दुनिया में विश्व गुरु की पहचान रखता है, भारत जो समझता है और जिसकी तरफ से दुनिया को यह संदेश दिया जाता है कि यह समय युद्ध का समय नहीं है, भारत अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस पूरे क्षेत्र के लिए पाकिस्तान को उसके दायरे में बांधे हुए है। और पाकिस्तान को भारत की तरफ से संदेश बार बार यही दिया जा रहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, आतंकवाद के हम दुश्मन हैं, आतंकवाद का हम खात्मा करेंगे, और उसी दिशा में भारत आगे बढ़ेगा। यही मकसद भारत के ऑपरेशन सिंदूर का, जो एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है और अभी भी जारी है। जी, ये साफ तौर पर कहा गया है, ऑपरेशन सिंदूर इज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और इसीलिए पाकिस्तान की ये बिलबिलाहट जो रह रह कर सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सीधे आपको लेकर चलेंगे वॉर रूम अपर्णा के पास। अपर्णा। बिल्कुल रोमाना, तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और इसी बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं वॉर रूम से कि भारत में सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर, सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर और सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं,
जवाबी कार्रवाई जहां भारतीय सेना दे रही है तो वहीं एहतियातन सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर और सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं। रोमाना, तो ये बड़ी जानकारी है जो हमारी सहयोगी अपर्णा इस वक्त दे रही हैं। देखिए, जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है और ऐसे में जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, भारत में सभी एयरपोर्ट्स उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा बल जो है उनकी तैनाती को बढ़ा दिया है। इससे पहले आप जानते हैं कि इस तरीके से एयरपोर्ट्स की तरफ से भी एडवाइजरीज जारी की जा रही थी यात्रियों के लिए कि यात्री जो है वो समय लेकर एयरपोर्ट पहुंचे और साथ ही साथ सुरक्षा कर्मियों का पूरा सहयोग करें जांच में, और ऐसे में यात्रियों को भी दिक्कत ना हो। सुरक्षा कर्मियों की जो संख्या है वो भी इस लिहाज से आगे बढ़ाई जा रही है सीआईएसएफ की तरफ से। और ये सिर्फ और सिर्फ देश के उत्तर या फिर पश्चिमी इलाकों में जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी बात नहीं है, बल्कि देश भर के एयरपोर्ट्स पर इस तरीके की एहतियात बढ़ती जा रही है। और इस बीच हमारे साथ अब एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर संदीप थापर, डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। ब्रिगेडियर थापर के पास आपको लेकर चलेंगे और जरा ब्रिगेडियर थापर से हम जानते हैं। ब्रिगेडियर थापर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। आपसे रोज मुलाकात होती है और बात होती है टेलीविजन के माध्यम से सर, और आप देश को बताते हैं कि अभी भारत और पाकिस्तान के तनाव की स्थिति में तस्वीर क्या है। आज की सिचुएशन को लेकर आपका आकलन ब्रिगेडियर थापर। देखिए, हम ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन मैं हिंदुस्तान आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि वी आर एट वॉर। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ऑफिशियली तो पार्लियामेंट पे प्रधानमंत्री जी अनाउंस करते हैं, फिर प्रेसिडेंट में जाते हैं, लेकिन वी आर एट वॉर। तो पर सर ऐसा कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है ना अभी, मतलब ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, इट्स अ वॉर लाइक सिचुएशन एंड पाकिस्तान की तरफ से तो कहा जा रहा है कि वी आर एट वॉर, है ना सर? देखिए, आई नो कि वो जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि वो पार्लियामेंट में अनाउंस करते हैं प्रधानमंत्री ऑफिशियली, और फिर प्रेसिडेंट को जाके अनाउंस कर बताते हैं कि हम ये, दैट इज पार्ट ऑफिशियली। जब एयरफोर्सेस ने आपस में क्रॉस करके दूसरों के एयरफील्ड ठिकानों पे, एयरक्राफ्ट पे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे लड़ाई कर दी है, हमला कर दिया है, तो ऑफिशियली वी आर एट वॉर। हम बेशक सरकार ना बोले। अब यहां से दो चीजें हो सकती हैं। एक चीज हो सकती है कि ऊपर बढ़े और आगे बढ़े, इससे क्योंकि आप पहले ही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की इन्फेंट्री, सुना है कि फौजें बॉर्डर के नजदीक आ रही हैं, तो हो सकता है वो बेवकूफी करे। दूसरा हो सकता है कि वो बोले कि नहीं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया सर, जो अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी उन्होंने बताया कि अग्रिम मोर्चों पर सैनिकों की तैनाती पाकिस्तान बढ़ा रहा है। जी हाँ जी। तो इट कुड मीन के वो आगे जाना चाहता है, तो लैंड, बाकी वही बचा, लैंड प्लेटफॉर्म ही बचा, एयर तो इस्तेमाल हो चुका है। पर सर बात यह है कि लैंड वाले मोर्चे पर ये तैनाती जो पाकिस्तान बढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान को तो पता है कि भारत के सामने आर पार वाली लड़ाई में तो वो कहीं स्टैंड करता नहीं है। तो ये तनाव बढ़ा रहा है या सिर्फ और सिर्फ एक पोस्चरिंग करके दुनिया को दिखा रहा है? क्योंकि वो अभी भी कोशिशों में तो यही है कि किसी तरीके से दुनिया के मुल्क आ जाए। उसको पता है कि बचने का अगर उसके पास कोई रास्ता है तो फेस सेवर यही होगा कि दुनिया को कोई मुल्क आ जाए और वो मामले को ठंडा करा दे, जिसकी पहल एक अमेरिका की तरफ से हो भी रही है सर। ब्रिगेडियर थापर, देखिए, मैं आई डोंट वांट टू फूल एनीवन जी। पाकिस्तान आर्मी हमारे मुकाबले में नहीं है, सही, लेकिन वो भी एक प्रोफेशनल आर्मी है, 7 लाख की फौज है, तो वो पुशओवर नहीं है, वो भी लड़ेंगे। यूक्रेन की 3 लाख की फौज ने एक रशिया से सुपर वार को 3.5 साल से उलझा के रखा हुआ है, ठीक है? तो आप इसको डिसमिस मत कीजिए पाकिस्तान आर्मी को। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनको हरा नहीं सकते, हम हराएंगे, लेकिन इट बी ऑल आउट लॉन्ग वॉर। हम उधर जा रहे हैं पूरे सम्मान के साथ सर, पूरे सम्मान के साथ थोड़ा सा एक अलग एंगल वाला सवाल आपके लिए लेकर आऊंगी सर, क्योंकि मैं खुद ये सवाल पूछती हूँ, जो मेहमान हमारे साथ आते हैं और सब रक्षा विशेषज्ञ हैं, कि साहब वो यूक्रेन और रूस वाली स्थिति, तो वहां पर तो वो इतना लंबा खिंच गया है, तो उसका जवाब ये दिया जाता है सर कि यूक्रेन नहीं है ना पाकिस्तान। भाई यूक्रेन को तो एक समय में तो अमेरिका ने भी कैसे अपनी गोद में बिठा रखा था अपना बच्चा बनाकर, वो बाइडेन साहब जब थे, और उसके बाद पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन और कैसे ये सारे मुल्क जो है यूक्रेन के पीछे मजबूती से। लेकिन पाकिस्तान तो यूक्रेन नहीं है ना सर। पाकिस्तान के साथ खड़ा कौन है? चीन डावाडोल वाली पोजीशन में, औकात नहीं है चीन की कि खुलकर पाकिस्तान के साथ आए। और तुर्की कितना उछल लेगा सर पाकिस्तान तुर्की के मुद्दे पर?
नहीं, आपकी बात सही है। चीन भी कुछ ख्याल, मैं इस डिस्कशन में जाना नहीं चाहता क्योंकि एक सेपरेट डिस्कशन है। ठीक है, लेकिन ठीक मेरा है, इतना लिमिटेड पॉइंट है जी। कि हम अगर इस डायरेक्शन में गए तो ये नहीं है कि परसों लड़ाई खत्म हो जाएगी, चलेगी, थोड़ा दिन चलेगी बिफोर वी अचीव विक्ट्री। दूसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान सोचे कि ठीक है जी, हमने उसको डोमेस्टिक ऑडियंस को अपील करना है, कि दिखाना है मैंने भी, हम भी मैटर करते हैं, हमने कुछ किया है। तो हो सकता है वो कुछ लिमिटेड, अभी डिटेल्स नहीं निकल रही, हो सकता है कुछ एक आध स्ट्राइक उसकी सक्सेसफुल होगी हो, एक आध हवाई जहाज हमारे गिरा दी हो, तो वो अपने वाला बोले देखिए मैंने उनको इतना नुकसान करा दिया, हमने उन बदला ले लिया, बस इससे आगे हम नहीं जाना चाहते, पॉइंट हैज बीन कन्वेड, और वो थोड़ा दुबक ले। तो वो ऑप्शन है। ऊपर से उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, अमेरिका का भी डायरेक्ट बात की है, अमेरिका के एक्सटर्नल सेक्रेटरी ने डायरेक्ट आसिफ मुनीर से बात की है, विच शोज के उनको भी पता है कि असल पावर किसके हाथ में है। पर प्राइम मिनिस्टर से नहीं की, उन्होंने आसिफ मुनीर से बात की है। सही। तो हो सकता है उसको बोलो कि देखिए ये आपका कुछ नहीं होने वाला, आप थोड़ा पतली गली से निकल लीजिए, जल्दी निकल लीजिए। हमारे भी बात हुई है, उन्होंने हमारे ऊपर भी, पर हमारे से एक क्वेश्चन डिफरेंट है। हमारे को अपील की होगी कि आप वॉर को आगे मत बढ़ाइए। तो मैं समझता हूं कि ये दो ऑप्शन प्ले आउट कर सकते हैं, या तो हम ऑल आउट आगे बढ़ सकते हैं, या एक दो दिन में थोड़ा सा नीचे आए, बातचीत हो और थिंग्स स्टेबलाइज। 24-48 घंटे अभी इंतजार करना होगा सर, देखने के लिए कि आगे क्या होने जा रहा है। पहले अगले 24 घंटे तो बहुत क्रूशल हैं। अब वो इंडिकेट कर देगा किधर की तरफ पड़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक जो लग रहा है सर, अभी तक जो लग रहा है, आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूं, कि अभी तक पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ रात के अंधेरे में, हम देख रहे थे कि वहां से वो जो हवाई घुसपैठ है वो करने की कोशिश की जा रही है, कि रात के अंधेरे में उनकी तरफ से वो ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं। हालांकि उनका हर हवाई घुसपैठ की कोशिश भारत नाकाम कर रहा है, उनके ड्रोन हम गिरा रहे हैं, उनकी मिसाइलें हमने गिरा दी हैं। लेकिन अब आज एक चेंज जो मैं देख रही हूँ सर, कि वो दिन की रोशनी में भी उधर की तरफ से वो ड्रोन उड़कर श्रीनगर में अभी 11:47 मैंने दर्शकों को जानकारी दी, 11:47 AM जो ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर ने हमें जानकारी दी है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन जो श्रीनगर में हमने गिराया है वो आज सुबह हुआ है। तो अब दिन की रोशनी में भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। देखिए, अब पहले उसने क्या किया, उसने ड्रोन उठा के, आपने भी यही किया, आपने ड्रोन को आपने प्रोवोक किया, पोक किया उसको कि इसकी डिफेंसेस कहाँ हैं, इसके एयर वेपन्स कहाँ हैं, एडी गन्स कहाँ हैं, कहाँ इसके रडार हैं। वो आपने जब वो खोलते हैं तो उसका डिजिटल सिग्नेचर आप पकड़ लेते हैं, तो आप फिर ईयर मार्क करते हैं कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो फिर उनको टारगेट करते हैं। तो उसने 2-3 दिन यही किया है, आपके एयर डिफेंसेस को कोशिश की। कल उसने टारगेट करने की कोशिश की, परसों भी कल भी टारगेट करने की कोशिश की कि, और ताकि उसकी जो फर्दर एयर ऑपरेशंस को सक्सेस मिले, लेकिन हमने ये विफल कर दिया है। तो अब वो डेस्परेशन में दिन में भी ये लॉन्च कर रहा है। एयरफोर्स नहीं लॉन्च कर रहा क्योंकि उसको पता है कि नुकसान होगा, लेकिन ये जो ड्रोन है ये एक्सपेंडेबल होते हैं, महंगे तो होते हैं लेकिन एक्सपेंडेबल होते हैं। इनमें कोई आदमी और कोई जान नहीं होती, आदमी नहीं होता, तो किसी को मरने का कोई वो नहीं है। ठीक है सर मैं आपको रोकूंगी सर। जो बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री आवास पर, वो बैठक खत्म हो गई है, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और सेना प्रमुख जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकल रहे हैं। एक एक कर अब जितने वीवीआईपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर मौजूद थे, जिसमें रक्षा मंत्री से लेकर एनएसए से लेकर और सीडीएस और सभी सेना के प्रमुख जो मौजूद थे, सब अब वो निकल रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। अंकित जी बिल्कुल, ये बैठक खत्म हो गई है कि करीबन 1 घंटे चली है बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबसे पहले निकले, उसके बाद सीडीएस निकले और अभी तीनों सेना प्रमुख यहां से निकले हैं। लेकिन साफ है रोमाना, करीबन 1 घंटे तक जो बैठक चली है उसमें कई सारे महत्वपूर्ण निर्देश प्रधानमंत्री की तरफ से संभवतः दिए गए हैं कि कैसे हमको अपने सेना को जो भी कदम उठाना है वो उठाए। हम जो है सरकार के तौर पर उनके साथ में है, क्योंकि ये जो 1 घंटे की बैठक चली है अपने आप में महत्वपूर्ण इस वजह से है कि पिछली शाम को जो है करीबन 7 बजे के 6:30 बजे के
आसपास बैठक चली थी, शुरू हुई थी 8:30 बजे तक चली थी और 24 घंटे के अंतराल में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास और करीबन 1 घंटे तक बैठक चली है। तो संभवतः भारत की अगली रणनीति क्या होगी उस पर एक तरह से चर्चा हो चुकी है। प्रधानमंत्री जो लगातार ये कहते रहे हैं कि हम तीनों सेना प्रमुख ये जो तय करेंगे, जो सेनाएं तय करेंगी, हम उसके साथ में खड़े हैं। संभवतः अगली रणनीति पर मोहर लग गई है। अब पाकिस्तान अगर फिर से कोई जो नापाक हरकत करता है तो भारत कैसे उसको जवाब देगा, इस पर जो है संभवतः चिंतन हो चुका है और अब सेना की कार्रवाई का एक बार फिर से करना होगा इंतजार, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर संदेश दिया हुआ है कि यहां पर सारे फैसले लेने हैं सेना को, कब, कहां और कैसे देना है पाक की नापाक हरकतों को जवाब। जी तो देखिए, अभी तक तो हमारी नीति ये रही है कि हम अपनी तरफ से कोई अग्रेसिव कदम नहीं उठा रहे हैं, हम ऑफेंसिव पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ डिफेंसिव पर ही जा रहे हैं। हाँ, आतंकवाद के जो अड्डे हैं उनको हमने नेस्तनाबूद किया, ये हमने दुनिया को बताया, लेकिन उसके बाद से हम सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और वो भी प्रोपोर्शनेट तरीके से, वो भी उसी अनुपात में जिस अनुपात में पाकिस्तान हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ना, क्योंकि कर तो पाता नहीं है, हम नाकाम कर देते हैं उसको, वहीं जड़ में ही कुचल देते हैं उसकी हर कोशिश को। तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब सेना की तरफ से लगातार दिया जा रहा है और ऐसे भी बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक 1 घंटे तक बताया जा रहा है कि ये बैठक चली है, जिसको लेकर अंकित गुप्ता कह रहे हैं कि आगे अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या रणनीति होगी, इसको लेकर मार्गदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल गया है हमारे सेना के जनरलों को। और ऐसे में इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसएफ की महिला फौजियों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तानी गोलाबारी का महिला फौजियों ने करारा जवाब, महिला फौजियों ने पाकिस्तान पर जोरदार तरीके से जवाबी फायरिंग की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसएफ की महिला फौजी मोर्चे पर तैनात, ये देश की बेटियां हैं जिन पर देश को गर्व है, ये देश की नारी शक्ति देखिए किस तरीके से मातृभूमि की सुरक्षा में तैनात, ये वो बेटियां हैं जो बॉर्डर पर तैनात हैं और पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हर नापाक कोशिश को नेस्तनाबूद कर रही हैं। हाथ में हथियार और सीने में जबरदस्त जोश और जज्बात, जिसके साथ भारत माता की सेवा में तत्पर भारत की ये बेटियां, बीएसएफ की महिला फौजियां। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, पाकिस्तान की तरफ से कोशिश यही कि किसी तरीके से तनाव को और बढ़ाया जाए और इसीलिए पाकिस्तान जिस तरीके का एक्शन ले रहा है उसे आम जबान में कहा जाएगा उकसाने वाला एक्शन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान के हर एक्शन का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। पाकिस्तान की में मांद में घुसकर कहते हैं ना, आतंकवाद के अड्डों को भारत की तरफ से जब कुचला गया तो पाकिस्तान बिलबिला गया, क्योंकि पाकिस्तान में वो आतंकवादी जिन्हें सेना पाल पोस रही थी, वो आतंकवादी जो पाकिस्तान की सेना के लिए प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे थे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का, उन्हीं आतंकवादियों का काम इस बार भारत ने तमाम किया। और कहां जाकर काम तमाम किया? पाकिस्तान में सिर्फ पीओके तक ही भारत का यह एक्शन सीमित नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान का दिल जिस प्रांत को कहा जाता है वो प्रांत पाकिस्तान का, जहां से पाकिस्तान की जो राजनीतिक नेतृत्व है उसको शक्ति मिलती है और जो सैन्य नेतृत्व है उसको शक्ति मिलती है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, जहां पर इन आतंकवादियों के गढ़ बहावलपुर से लेकर मुरिदके तक, वहीं पर जाकर हिंदुस्तान ने आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद किए, जिसमें हिंदुस्तान के दुश्मन अबू जुंदाल से लेकर हाफिज सईद, उस्ताद जी, मोहम्मद यूसुफ अजहर, ये सब मारे गए हैं। पाकिस्तान में आतंक की कमर हिंदुस्तान ने तोड़ दी है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, भारत की तरफ से पाकिस्तान में जो आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया उसमें कई बड़े आतंकी मारे गए। लश्कर का बड़ा आतंकी मुदस्सर कादियान उर्फ अबू जुंदाल मारा गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इन आतंकवादियों की जो मारे गए हैं। मोहम्मद यूसुफ अजहर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मसूद अजहर का ये बहनोई है मोहम्मद यूसुफ अजहर। और मोहम्मद यूसुफ अजहर जानते हैं आप ये कौन है?
ये कांधार में जो IC-814 हाईजैक हुआ था, उसी का ये हाईजैकर मोहम्मद यूसुफ अजहर, तस्वीर आपके सामने, ये भी मारा गया है। ये 5 आतंकवादी हैं, 5 टॉप आतंकवादी हैं, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं। ये वो आतंकवादी हैं जिन्हें दुनिया आतंकी मानती है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, खालिद की तस्वीर है। ये भी लश्कर का आतंकवादी, ये भी लश्कर का टॉप कमांडर खालिद, ये भी मारा गया। खालिद उर्फ अबू अकाशा मारा गया। इसके अलावा ये मुदस्सर की तस्वीर जो मुरतके में मौजूद था, लश्कर तैयबा का ये कमांडर था मुदस्सिर उर्फ अबू जुंदाल। ये खालिद की तस्वीर, लश्कर का टॉप कमांडर खालिद उर्फ अबू अकाशा। तो ये वो तस्वीरें हैं इन आतंकवादियों की जो ढेर हुए हैं। और यही जो मुदस्सर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो अबू जुंदाल है, वही तो मुरतके में लश्कर का कमांडर था। इसी के जनाजे में तो जो आतंकवादी अबू रऊफ है, वो नमाज़े जनाजा पढ़वा रहा था और वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर इसकी विदाई की गई है। तो ये वो आतंकवादियों के चेहरे हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखे, जो ढेर किए गए भारत की तरफ से जब आतंक का सफाया किया गया। इस बीच अवंतीपोरा सैन्य एयरबेस को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ड्रोन हमलों को भारतीय सेना के डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय कर दिया। पाकिस्तान ने यहां स्कूल और चिकित्सा सेवाओं को निशाना बनाया है। अवंतीपोरा, जिसको लेकर बाकायदा भारत सरकार की तरफ से अभी कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें यह जानकारी दी गई कि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर नुकसान पहुंचा है। और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को न सिर्फ अवंतीपोरा में, बल्कि श्रीनगर एयरपोर्ट और साथ ही साथ उधमपुर एयरपोर्ट पर भी पाकिस्तान की तरफ से नुकसान पहुंचाया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एनसीए की बैठक के दावे को नकार दिया है। ये पहले पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा गया था कि एनसीए की बैठक बुलाई गई है, जिसको अब खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से नकार दिया गया है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, एनसीए नेशनल कमांड अथॉरिटी, एनसीए नेशनल कमांड अथॉरिटी है जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर फैसले करती है। और उसी की बैठक का दावा पहले पाकिस्तान की सेना की तरफ से किया जाता है और उसी अपनी ही पाकिस्तानी सेना के दावे पर एनसीए की बैठक पर पाकिस्तान के जो मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी सफाई सामने आती है। वो कहते हैं कि साहब ऐसी कोई बैठक तो हमने बुलाई ही नहीं है। एनसीए परमाणु हथियारों को लेकर रणनीति पाकिस्तान में तैयार करता है, जो एक बड़ी सुरक्षा की एक अथॉरिटी है पाकिस्तान में, नेशनल कमांड अथॉरिटी। उसी की बैठक पाकिस्तान में बुलाई गई है। ऐसी खबरें पहले आई थी, पाकिस्तान की सेना की तरफ से ऐसी खबरें पहले आई थी, जिनको अब खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से नकारा गया है। जरा और डिटेल्स के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। सहयोगी हमारे नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज से ही जानते हैं। नीरज, एक तरीके से ये फिर से वो कहते हैं ना, ब्लफ करने की, धोखा देने की, मतलब एक तरीके से आंखों में धूल झोंकने की पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की गई थी। और अब खुद उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ही कह रहे हैं कि हमने तो कोई नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक नहीं बुलाई है। नीरज, नहीं रोमाना, ये बगलाने की बात नहीं है। दरअसल ये इनको लताड़ पड़ी है मार्को रूबियो से। मार्को रूबियो ने फोन किया था इनको और उन्होंने उनको कहा कि आप क्या करने वाले हैं। इन्होंने बिल्कुल ये डराने की कोशिश, ये सिर्फ डराने की कोशिश करते हैं, धमकाने की कोशिश की भारत डर जाएगा कि हमारी नेशनल कमांड अथॉरिटी की जो मीटिंग होगी। ये दरअसल जो कमांड अथॉरिटी है इनकी, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए होती है, न्यूक्लियर मिसाइल के लिए। ये हर देश की होती है, हमारे देश की भी है रोमाना, और यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन उसके बारे में कभी बात नहीं की जाती, कभी बताते नहीं है उनके बारे में। ये बहुत टॉप सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन ये दिखाने की कोशिश करते हैं भारत को कि भारत डर जाएगा, इनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, तो स्मगलिंग, ब्लैकमेलिंग करेंगे ये उसको लेकर भारत को। और भारत जो है, भारत की जो कार्रवाई हो रही है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, वो भारत रोक देगा या कम कर देगा। तो ऐसे में जो मार्को रूबियो ने फोन किया और उन्हें साफ तौर से लताड़ लगाई होगी कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, ये आप ऐसा ना करें, बिल्कुल भी ना करें, इस तरह की कोशिश भी ना करें कि आप जो है ये ब्लैकमेलिंग का काम करें या फिर कोई अपने न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इसीलिए उनके जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बैक ट्रैक कर लिया और उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी की जो ये बैठक है ये नहीं हो रही है। मैं जरा जल्दी से ब्रिगेडियर थापर का रुख करूंगी, हमारे साथ लगातार बने हुए। ब्रिगेडियर थापर से ही समझते हैं, सर आप किस तरीके से देख रहे हैं, ये बैकट्रैक पाकिस्तान की तरफ से किया गया है? सर अनम्यूट करना होगा ब्रिगेडियर थापर। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि अनलाइक हमारे यहाँ
एक बड़ा सिस्टमैटिक है कि वॉर फाइटिंग आपने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को छोड़ी हुई है और बाकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की गाइडेंस में, और बाकी अपने अपने प्रधानमंत्री अपने और बाकी मिनिस्टर्स अपना अपना पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं और आगे की सोच रहे हैं। पाकिस्तान में सब कुछ आसिफ मुनीर ने कंट्रोल किया हुआ है, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक लड़ाई भी, तो उधर क्योस ही है और कुछ। द फैक्ट दैट रूबियो ने डायरेक्ट फोन करके बात आसिफ मुनीर से की है और ना कि प्राइम मिनिस्टर से, शोज के पावर किसके हाथ में है। तो कौन क्या फिक्स करता है, कौन कैंसिल करता है, ये देयर इज टोटल क्योस है। जब 1 or 2 पीपल सारी थ्रेड्स को होल्ड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होंगी जहां क्लैश होंगे, जहां अप डाउन होगी चीजें। तो ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है जो पाकिस्तान में चल रहा है और सूनर लेटर सबके सामने आ जाएगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर कि पाकिस्तान जो है वो खुद ही, मतलब एक ये भी भाव निकल कर आ रहा है ना सर कि ये जो कंफ्यूजन जिसका आप जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, ये रेसिपी ऑफ डिजास्टर जिसको आप टर्म दे रहे हैं यहाँ पर, और ये कंफ्यूजन जो है पाकिस्तान के भीतर अपने आप ही पाकिस्तान जो है खुद कहते हैं ना अपनी मौत मरना, उसी दिशा में यहाँ पर पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ब्रिगेडियर थापर, देखिए मैं जी हाँ, देखिए मैं अगर न्यूक्लियर कमांड की बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में बड़ी क्लैरिटी है इसके बारे में जी, बहुत क्लैरिटी है। कौन वेपन होल्ड करेगा, कौन उसको लॉन्च करेगा, और कमांड में इसको टाइम लग जाएगा समझाने में कि कमांड कंट्रोल किसके, कमांड सेपरेट है, कंट्रोल सेपरेट है, वो कब किसके हाथ में आता है। लेकिन वो सही है कि सब कुछ प्रधानमंत्री के हाथ में है, उनकी परमिशन बगैर कुछ नहीं मूव कर सकता। तो पाकिस्तान में ये नहीं है। पाकिस्तान में तो कहने को उनकी एक एनसीए है लेकिन उसका कंट्रोल तो एक ही आदमी करता है, तो सिविल में तो कोई कंट्रोल है नहीं। तो ये कभी ना, आज नहीं कल नहीं, कहीं ना कहीं इनको ये घातक साबित होगा जब कोई ऐसा आदमी पावर में आ जाएगा, पोजीशन में आ जाएगा जो कि इनके एसेट्स को, टेररिस्ट को, फंडामेंटलिस्ट को तश्तरी में सजा कर दे देगा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं जरा सा अब इस बात पर आपसे जानकारी लेना चाहूंगी सर कि ये जो हमने आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद किया पाकिस्तान में, अब ये जो आतंकवादियों के नाम सामने आ रहे हैं और ये वो मोस्ट वांटेड हैं सर, जो 26/11 IC 814 जो हाईजैकिंग हुई थी उस तक के ये गुनहगार हैं सर, इन सबको हमने निपटा दिया है। यहां से ऑपरेशन सिंदूर जिस टारगेट को लेकर हम चले थे सर, वो टारगेट अचीव्ड। ये जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या इसको लेकर हम ये कह सकते हैं सर? क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है या नहीं सर, जो हिंदुस्तान जिस मिशन को लेकर चला था कि हमें आतंकवाद के इन आकाओं का खात्मा करना है, वो हमने अचीव किया सर? जी हाँ, काफी हद तक। जैसे लेकिन परसों जैसे हम बात कर रहे थे तो मैंने तुम्हारे चैनल पे बोला था कि अगर हाफिज सईद और अजहर मसूद भी मर जाते तो मेरी खुशी और बढ़ जाती। अनफॉर्चुनेटली वो दोनों बच गए हैं सर। हाँ, हमने इस पर बात की थी और मैंने कहा था ये दिल मांगे मोर, मुझे कैप्टन विक्रम बत्रा याद आ रहा है। बिल्कुल आप और मैं ही थे। तो ये बट बल्क देखिए, लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, दे आर एक्सपेंडेबल पीपल। ओके, ये हमारा तो लेजिटिमेसी तो हमारे हाई कमिश्नर ने यूके में वो मीडिया के सामने जब फोटो निकाल के दिखाया कि देखिए ये इनको मारा है हमने, जिनके लास्ट राइट्स पाकिस्तान की फौज कर रही है और रीत पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से ले की गई थी। तो ये तो आप डायरेक्ट गवर्नमेंट उसमें भाग ले रही है टेररिस्ट के, और वो ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जिसके जनाजे पे फौज उसको ऑफिशियल सेंड ऑफ दे रही थी। तो इनको सारी दुनिया को पता है कि ये कर रहे हैं, तो हमने जो किया है हमको किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे भी मैं जो कह रहा हूं कि आजकल दुनिया में ऐसा सिस्टम आ गया है कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो आप समझते हैं ठीक वो आप कीजिए, आपको किसी को जवाबदारी नहीं देनी। और खासकर हमारे जैसे मुल्कों की जो टॉप 3-4 पूरे वर्ल्ड में 3-4 नंबर पे आता है इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर में, हमसे आगे क्या है? रशिया है,
चाइना है और अमेरिका है। आप और बिल्कुल कौन है? सही कह रहे हैं सर। हम किसी के लिए जवाबदेह नहीं है, लेकिन सर एक जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी जो है उसका एहसास अमेरिका की तरफ से रह रहकर याद दिलाने की कोशिश की जा रही है सर। वो मार्को रूबियो साहब, हमारे विदेश मंत्री से भी उन्होंने बात की, और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब उन्होंने बात की तो सर उनकी तरफ से कहा गया कि साहब मेथड्स ऑफ डी एस्केलेशन तलाशें और आप एस्टैब्लिश करें डायरेक्ट कम्युनिकेशन के चैनल्स। इसको लेकर सर मुझे लगता है कि आगे हमें बात करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, और वो ये है कि जम्मू के नौशेरा में पाकिस्तान का ड्रोन हमला भारत ने नाकाम कर दिया है। जम्मू नौशेरा में तुर्की में बना ये कामिकाज़े ड्रोन जो है, वो जो आत्मघाती ड्रोन होते हैं जिसको लेकर हमारे सहयोगी नीरज राजपूत आपको लगातार विस्तार से जानकारी देते हैं, वही ये तुर्की में बना कामिकाज़े ड्रोन था जो भारत ने नेस्तो नाबूद किया है। पाकिस्तान इन्हीं तुर्की में बने ड्रोन से भारत में जो रिहायशी इलाके हैं, जो नागरिक हैं हिंदुस्तान के, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में लगा हुआ है। पर ये पाकिस्तान की नाकाम कोशिशें हैं, नापाक कोशिशें हैं, और इनका मुंह तोड़ जवाब भारत दे रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है, ये देख लीजिए आप तस्वीर। ये वो ड्रोन टुकड़े टुकड़े, खंड खंड फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से छोड़े जा रहे, ये असले, ये हथियार हो रहे हैं। और देखिए, इंतजार तो हम हिंदुस्तानियों को, हर हिंदुस्तानी के दिल की बात है कि आखिरकार ये पाकिस्तान खंड खंड कब होगा। ये आतंकवाद को लेकर, आतंकिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, ये हमारी बदकिस्मती है, ये खंड खंड कब होगा और कब हम हिंदुस्तानियों को इस आतंक के नासूर से निजात मिलेगी। फिलहाल तो ये हथियार हैं जो पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे हैं, और वो कैसे नेस्तो नाबूद हमारी सेना कर रही है। तस्वीरें आपके सामने, नीरज राजपूत के पास आपको लेकर चलेंगे, नीरज से समझते हैं। नीरज, यही है वो तुर्की में बना हुआ कामिकाज़े ड्रोन? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ना, ये तुर्की के बने हुए हैं, ये करके बोलते हैं, YIEH करके इसका नाम है, लेकिन ये कामिकाज़ी नहीं है, ये कॉम्बैट ड्रोन है। ये कॉम्बैट ड्रोन ऐसा है जिसके नीचे मिसाइल लगी, जो हम देख रहे हैं, ये वेपन है इसका जो लगा हुआ है इसके। ये बड़े हैं, कामिकाज़ी थोड़े छोटे ड्रोन्स होते हैं, इतने छोटे ड्रोन्स हैं, और ये जो कॉम्बैट ड्रोन्स थोड़े बड़े होते हैं, इस तरह इतनी बड़े साइज़ के होते हैं। हालांकि पाकिस्तान ने टर्की से और भी बड़े ले रखे हैं, बायरेक्टर ड्रोन्स भी ले रखे हैं, कॉम्बैट ड्रोन्स ले रखे हैं, जिनकी जो लेंथ होती है, आप ये मानकर चलिए कि पूरा एक फाइटर जेट की तरह होता है, और फाइटर जेट के बराबर ही उसमें वेपन्स लगे होते हैं। सिर्फ पायलट नहीं होता है उसमें, पायलट उसका जो होता है ग्राउंड पे होता है, जिसको हम लोग रिमोटलेस पायलट एयरक्राफ्ट RPA जिसको बोलते हैं। तो ये जो है कॉम्बैट ड्रोन है, बड़ा ड्रोन है ये। इसमें क्या होता है, वेपन्स लगे होते हैं, मिसाइल लगी होती है, बॉम्ब लगे होते हैं, और ये जाकर जो है गिरा देता है, और ये वापस भी जा सकता है। इसके मायने ये है। कामिकाज़ी ड्रोन ये है कि जाकर जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको वापस नहीं आ पाता है, तो वो वहीं पर जाकर उस पर एक्सप्लोजिव थोड़ा कम होता है और वो वहीं जाके गिर जाता है। तो ये जो है, ये भारत की किसी एयर डिफेंस ने या फिर जो मिसाइल है, काउंटर मिसाइल से उन्होंने इसको ढेर किया है, उसी का नतीजा है ये इतना बड़ा ड्रोन जो है आकर गिरा है, जहां आपने बताया अखनूर सेक्टर में कहीं गिरा है, नौशेरा में। जी, नौशेरा की बात सामने निकल कर आ रही है कि नौशेरा में गिरा है, और जैसा कि नीरज बता रहे थे कि साहब ये एक तरीके से वो कॉम्बैट ड्रोन है जिसमें एक वो वॉरहेड लगा हुआ है, और वो जो नीचे गिरा हुआ नजर आ रहा है, ये बड़ा ड्रोन है। लेकिन ये सारे ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान को तुर्की से ही मिले हैं, और पाकिस्तान इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की बार बार जुगत लगा रहा है, लेकिन हर बार उसको मुंह की खानी पड़ रही है। हम एक बार फिर से जरा ब्रिगेडियर थापर का रुख करेंगे, और अच्छा, ब्रिगेडियर थापर के पास में चलूं उससे पहले जरा एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। अवंतीपुरा इलाका, और अवंतीपुरा में जो सैन्य एयरबेस है पाकिस्तान की तरफ से, जिसको निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर आज ही विदेश मंत्रालय की तरफ से भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो ये बताया गया कि कैसे यहाँ अवंतीपुरा में, श्रीनगर में, उधमपुर में जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज़रूर नुकसान पहुँचा है, और पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। यहाँ स्कूल और चिकित्सा जो सेवा केंद्र है उसको निशाना बनाया गया है। मैं आपको ज़रा अवंतीपुरा से अपने सहयोगी अहमद बिलाल की एक रिपोर्ट दिखाती हूँ। पहले इस वक्त हम अवंतीपुरा इलाके में मौजूद हैं, और यहाँ पर भी कल रात पाकिस्तान की तरफ से जो हॉस्टाइल ड्रोन्स हैं वो यहाँ के आसमान में देखे गए थे, लेकिन जो हमारा इंडियन डिफेंस सिस्टम है उसने उन सभी ड्रोन्स को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया। और यहाँ पर जो लोकल्स हैं, जो स्थानीय हैं, वो बता रहे हैं कि क्या हालात थे। चचा, कल क्या कुछ सुनाई दिया, कितने बजे सुनाई दिया? वो क्या पता है, वो हम कितना टाइम था, वो 9:30 में बड़ा खा रहा है, 9:30 हाँ। कमरे में बैठ के थे, हमने आवाज़ थोड़ा सुनी है, आधा घंटा तक लगभग कभी कभी जाता है। हम नीचे रहते हैं, वो तो ऊपर है, हमने देखा नहीं, आंखों से हमने देखा नहीं, लेकिन हम घर में थे सर, अलबत्ता हमने आवाज़ें सुनी है घरों में।
जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि कल रात 9 साढ़े 9 बजे के तकरीबन जो है वो यहाँ पर जो ज़ोरदार धमाके की आवाज़ है वो तकरीबन आधे घंटे तक आती रही और फिर जैसा कि जो पता चला है कि जो पाकिस्तानी हॉस्टाइल ड्रोन्स हैं उन्होंने यहाँ पर अवंतीपुरा इलाके में जो है वो अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है उसने उन ड्रोन्स को जो है वो मार गिराया। देखिए, पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जो आरएसपुरा सेक्टर है वहां पर लगातार 14 घंटे फायरिंग की है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान ने इन इलाकों में मोर्टार दागे हैं। आरएसपुरा से हमारे सहयोगी अजय बाचलू की एक स्पेशल रिपोर्ट। जम्मू में ड्रोन की साजिश को अंजाम देने के बाद पाकिस्तान ने लगातार जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे आरएसपुरा इलाके के सिविलियन इलाकों को टारगेट किया है। मैं समय आरएसपुरा के गांव में हूं। यहां रात भर करीब 14 घंटे हुई गोलीबारी में क्या कुछ नुकसान हुआ है लोगों का, आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर इस घर में भी रात को एक शेल गिरा है और इस शेल के गिरने के बाद यहां पर क्या हश्र हुआ है तस्वीरें बयां कर रही हैं। ये देखिए, खिड़की पूरी चौगाट के साथ ही बाहर आई है और यहां पर ये कहां पे थी खिड़की, ये खिड़की यहां पर थी और यहां सर शेल लगने के बाद ये खिड़की का पूरा हिस्सा नीचे आया है। आपका ही घर है? आपका ही घर है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरसेम लाल। तरसेम, क्या हुआ था रात को? सर कोई 11 बजे का टाइम था सर। पहले छोटा मोटा फायर था, उसके बाद इधर से फायर चलते चलते इधर आ गया। ये फायर सर इधर से आया। मैं यहाँ अंदर ना, मैं थोड़ा सा लाइट बंद थी, उसके बाद यार कोई 10 मिनट कम लाइट आई है 11 बजे। मैं इधर लेट गया बाहर। मैंने बोला गर्मी है, चलो पक्का लगा के तो थोड़ा साइड पे लेट जाता हूँ। बस लेटा हूँ मैं। उसके बाद क्या हुआ कि बम धमाका हो गया। मुझे ये नहीं पता कि मैंने सोचा कि इधर ही हुआ अंदर, ये गेट के पास हुआ। मेरे जानवर थे 2 जानवर मर गए, मेरे 2 जानवर जख्मी आपके सामने हैं। बाकी सर आप देख रहे हो शीशे अंदर तक छल गए हुए। ये शेल फटने से इसकी चौगाट पूरी बाहर आ गई सर। ये आ गई। और ये सर इसी वजह से सर, ये देखो गिरा कहाँ? ये सर वो सर गेट के सामने। अच्छा, गेट के सामने। जी सर। तो सर उसके बाद ये लगा हुआ है। आप देखिए, पाकिस्तान के वो सबूत जहां पाकिस्तान सिविलियन एरियाज के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है और एक शेल जो पाकिस्तानी मोर्टार शेल है वो यहां आकर गिरा है। और यहां पर आप देखिए कि इस शेल ने इस घर की तस्वीर और तकदीर कैसे बदल दी है और पूरा घर जो है वो छलनी हुआ है। देखिए, ये इस बाथरूम की दीवार है और यहीं से कुछ मीटर दूरी पर यह शेल फटा था। आपकी रात कैसे कटी भाई साहब? आपकी रात कैसे कटी? रात सर बहुत मुश्किल से कटी है रात। हाँ, बहुत मुश्किल से। जी। तो यहाँ पर आप देखिए ये हालत है इस घर की और लगातार यहाँ पर जो है। आपकी रात भी चाचा मुश्किल से कटी? मुश्किल से जी, बहुत फायर हुआ। हाँ, अंदर बड़े हुए थे, घबराए हुए लोग सारे। ये जो पाकिस्तान कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की कायराना हरकतें हैं। सीधे पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है, दम नहीं है सेना के सामने चूप भी करने की। और कर क्या रहा है पाकिस्तान? जो हमारे रिहायशी इलाके हैं, जो हमारे निहत्थे नागरिक हैं, उन इलाकों पर पाकिस्तान की तरफ से वार करने की कोशिश की जा रही है। सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।